हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ ऋतु गुप्ता और ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 3 मैट्रिसेस, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 किए थे। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 11 टू 15। आज हम ये मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। सबसे पहले हम कह रहे हैं फाइंड द मैट्रिक्स एक्स such that matrix x into this matrix is equal to this matrix। मैट्रिक्स x हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स x है इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो ये जिस मैट्रिक्स से हम इस x मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका ऑर्डर हमें क्या दिखाई दे रहा है, 2/3। 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, और मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स हमें मिल रही है इसका ऑर्डर भी हमें दिखाई दे रहा है 2/3। और हमें ये भी पता है कि अगर हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन्हें हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर एक का ऑर्डर m/n है तो दूसरी का ऑर्डर n/p होना चाहिए। यानी पहले में जितने कॉलम्स हैं दूसरे में उतनी रोज होनी चाहिए, या दूसरे में जितनी रोज हैं पहले में उतने कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अगर हम x मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये तो पक्का पता है कि बाद वाली मैट्रिक्स में जितनी रोज हैं x मैट्रिक्स में उतने ही कॉलम्स होने चाहिए। तो x मैट्रिक्स होगा का जो ऑर्डर होगा वो समथिंग कुछ रोज होंगी उसमें, और कॉलम्स कितने होंगे, कॉलम्स उतने ही होंगे जितने इस मैट्रिक्स में रोज हैं, यानी कॉलम तो इसमें 2 होने चाहिए। दूसरी बात हमें ये भी पता है कि दो मैट्रिसेस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मैट्रिक्स बनती है ए बी उसका ऑर्डर क्या होता है m/p, यानी जितनी पहली में रोज थी इंटू जितने दूसरे में कॉलम्स थे। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो हमें मैट्रिक्स बनती हुई दिखाई दे रही है वो 2/3 ऑर्डर की बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये 2 क्या है, ये है x मैट्रिक्स में कितनी रोज थी, है ना। m क्या होता है, x मैट्रिक्स में पहली वाली मैट्रिक्स में कितनी रोज थी, तो x में हमें कितनी रोज दिखाई दे रही है, यहाँ 2 होनी चाहिए। अगर x मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की होगी और ये दूसरी मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर की है, तभी हमारी जो नई मैट्रिक्स बनकर आएगी वो 2/3 ऑर्डर की बनकर आएगी, और तभी ये मल्टीप्लिकेशन वैलिड होगा, तभी ये हो पाएगा। तो एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि ऑर्डर ऑफ x मैट्रिक्स ये कितना होना चाहिए, 2/2। तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो x मैट्रिक्स है ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं a b c d। इक्वेशंस में पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, एक्स मैट्रिक्स यानी ए बी सी डी को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 3 4 5 6 इस मैट्रिक्स से, तो हमें क्या मिलना चाहिए, -7 -8 -9 2 4 6 इस तरह की एक मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। करते जाते हैं मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या मिलता है। a प्लस 4b, यहाँ मिलेगा a प्लस 4b, फिर क्या मिलेगा 2a प्लस 5b, और यहाँ क्या मिलेगा दिस इंटू दिस यानी 3a प्लस 6b। ऐसे सेकेंड रो पर जाते हैं तो क्या मिलेगा c इंटू 1 यानी c प्लस d इंटू 4 यानी 4d, फिर 2c प्लस 5d 3c प्लस 6d। इस तरह की एक मैट्रिक्स बनकर आ रही है, और ये हमें पता है इक्वल है इस गिवन मैट्रिक्स के। तो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो a प्लस 4b है ये -7 होना चाहिए, a प्लस 4b होना चाहिए -7, और ऐसे ही 2a प्लस 5b कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए -8। दो इक्वेशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं दो वेरिएबल्स में, तो इनको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a और b की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इसे हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, या फिर इसको आप सब्सटीट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको मिल जाएगा a और b की वैल्यूज़। और ऐसे ही दो इक्वेशंस और बनती हुई हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, कौन कौन सी, c और d वेरिएबल में। तो ये बन रही है हमारी c वेरिएबल और d वेरिएबल में। c प्लस 4d हमें इक्वल दिखाई दे रहा है 2k, और 2c प्लस 5d ये हमें इक्वल आता हुआ दिखाई दे रहा है 4k। ठीक है, एक इक्वेशन और है, इसे भी हम इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि दो वेरिएबल्स में दो इक्वेशंस अगर हमारे पास है उन्हें सॉल्व करके हम इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं फिर इनको। तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, a प्लस 4b इज इक्वल टू -7, इसका मतलब a किसके इक्वल है, -7 -4b के।
दूसरी इक्वेशन है 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं a की ये वैल्यू इस इक्वेशन में, क्या मिल जाएगा 2 इंटू -7 -4b प्लस 5b इज इक्वल टू -8, यानी -14 -8b प्लस 5b इज इक्वल टू -8। तो -3b हमारे पास कितना आ गया, -8 प्लस 14, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 6। तो b की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई -2। b की वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर a में सब्सटीट्यूट कर देंगे, इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो -7 -4 इंटू -2 ये आ जाएगा -7 प्लस 8। तो a की वैल्यू हमें आती हुई दिखाई दे रही है 1। ऐसे ही बाकी दोनों इक्वेशंस देखते हैं। हमारे पास क्या थी, हमारे पास था c प्लस 4d ये इक्वल है 2 के, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी 2c प्लस 5d ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 4 के। तो पहली इक्वेशन से c की वैल्यू निकल कर आ रही है 2 माइनस 4d। इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं दूसरी इक्वेशन में, तो 2 इंटू 2 माइनस 4d प्लस 5d इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 8d प्लस 5d इज इक्वल टू 4, क्या मिल गया हमें -3d इज इक्वल टू 0, यानी d तो हमारा आ गया 0। और इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे किसी दूसरी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, तो c की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 4 इंटू 0, तो c हमारा आ गया 2। तो हमारी जो x मैट्रिक्स थी जो हमें फाइंड करनी थी वो क्या बनकर आ गई, a b c d उसके एलिमेंट्स थे। तो यहाँ पर आ गया 1, यहाँ आ गया -2, और यहाँ आ गया 2, और यहाँ आ गया 0, ठीक है। ऐसी कोई मैट्रिक्स हमारे पास बनकर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 11th क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट x इंटू दिस इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ये भी बिल्कुल पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह का ही क्वेश्चन है। ये तो सेम ही क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ अंतर है ही नहीं। आई थिंक ये तो 11th ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको तो हम सॉल्व कर चुके हैं। हम आते हैं अब 12th क्वेश्चन पर। तो 12th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर की दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, और हमें क्या गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए बी बी ए के इक्वल है, ठीक है। हमें प्रूव करना है बाय इंडक्शन दैट a इंटू बी टू द पावर n इज इक्वल टू बी टू द पावर n इंटू ए। और इसके बाद हमें एक चीज़ और प्रूव करने को बोली है कि प्रूव कीजिए ए बी टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर n बी टू द पावर n। तो दोनों ही चीज़ें हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं। पहला स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि ए बी टू द पावर n ये इक्वल है b टू द पावर n इंटू ए के, ठीक है। पहले हम चेक करते हैं क्या ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो लेफ्ट हैंड में हो गया ए बी टू द पावर 1, और राइट हैंड में हो गया b टू द पावर 1 इंटू ए। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए, और ये ट्रू है क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो 1 के लिए तो ये ट्रू है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि n इज इक्वल टू के के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेट पी के बी ट्रू। तो पी के हमारा क्या हो जाएगा, ए बी टू द पावर के इज इक्वल टू बी टू द पावर के इंटू ए। इसको तो हम ट्रू मानकर चल रहे हैं। अब अगर हम ये प्रूव कर दें कि अगर n इज इक्वल टू के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये स्टेटमेंट हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। तो पी के प्लस 1 यानी हमें क्या प्रूव करना है, ए बी टू द पावर के प्लस 1 इसको इक्वल प्रूव करना है बी टू द पावर के प्लस 1 इंटू ए के। ये हम प्रूव करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले LHS लेकर चलते हैं इस स्टेटमेंट की, और देखते हैं RHS हमें मिलती है, RHS की इक्वल ये मिलता है या नहीं मिलता। LHS है ए बी टू द पावर के प्लस 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी टू द पावर के इंटू बी, कोई दिक्कत नहीं है। और ए बी टू द पावर के की वैल्यू हमें पता है किसकी इक्वल है, बी टू द पावर के इंटू ए। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं बी टू द पावर के इंटू ए इंटू बी, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि ए बी किसकी इक्वल है, ए बी तो बी ए के इक्वल गिवन है, तो ए बी की जगह हम रख देते हैं बी ए, बी टू द पावर के इंटू बी ए, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे बी टू द पावर के इंटू बी, ये तो बन जाएगा बी टू द पावर के प्लस 1 और इंटू ए। क्या मिल गया, हमें मिल गया RHS। इसका मतलब क्या है,
कि ये स्टेटमेंट अगर k के लिए ट्रू है तो k+1 के लिए भी ट्रू है। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। हर नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो ऐसे ही इसका करते हैं हम दूसरा पार्ट। अब दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं, इसके दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि प्रूव कीजिए कि ए बी होल की पावर n ये किसके इक्वल होगा, a टू द पावर n b टू द पावर n। ये हमें इस बार स्टेटमेंट गिवन है। सब नेचुरल नंबर्स के लिए हमें इसे प्रूव करना है। क्या क्या पता है हमें, दो बातें पीछे से पता है। एक तो ए बी इज इक्वल टू बी, ये तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा था। और दूसरी बात, एक अभी हम पीछे प्रूव कर चुके हैं। क्या प्रूव कर चुके हैं कि a इंटू बी k+1 ये किसके इक्वल है, b k+1 इंटू ए के। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल है, तो इसको भी लिख लेते हैं हम साइड में यहाँ पर कहीं पर। दूसरी बात, हमें पीछे से ये पता है, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि b टू द पावर k+1 इंटू ए दिस इज इक्वल टू a इंटू बी टू द पावर k+1। ठीक है, तो पहले तो हम ये चेक करते हैं क्या ये गिवन स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो LHS क्या बन जाएगा, ए बी टू द पावर 1, RHS बन जाएगा a टू द पावर 1 b टू द पावर 1। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये तो ट्रू है, ए बी तो ए बी के इक्वल होगा ही। हम एज्यूम कर लेते हैं कि कोई नेचुरल नंबर k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो लेट पी के बी ट्रू। और पी के स्टेटमेंट बोलेगा क्या, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि ए बी टू द पावर के ये किसके इक्वल है, ए टू द पावर के बी टू द पावर के। इसको हम ट्रू मानकर चल रहे हैं। अब अगर हम ये प्रूव कर दें कि अगर ये k के लिए ट्रू है तो n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी ट्रू होगा, तो इंडक्शन से ये हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू प्रूव हो जाएगा। तो हम यहाँ प्रूव करना चाह रहे हैं ए बी टू द पावर k+1 इज इक्वल टू ए टू द पावर k+1 बी टू द पावर k+1। ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है। करते हैं कोशिश इसे करने की। LHS लेकर चलते हैं इसका। तो LHS क्या है, ए बी टू द पावर k+1। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ए बी टू द पावर k इंटू ए बी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ए बी टू द पावर k ये ऑलरेडी हम अप्रूव इक्वल मान चुके हैं किसके, ए टू द पावर k बी टू द पावर k। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर k बी टू द पावर k इंटू ए बी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और हमें क्या गिवन है कि ए बी बी ए के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो इस ए बी की जगह हम ये बी ए रख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, ए टू द पावर के बी टू द पावर के, और यहाँ बन गया बी ए। क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ए टू द पावर के बी टू द पावर के इंटू बी, ये क्या बन जाएगा, बी टू द पावर k+1 इंटू ए। और अभी लास्ट पहले पार्ट में हमने क्या प्रूव किया था, बी टू द पावर k+1 इंटू ए किसके इक्वल है, ए इंटू बी के टू द पावर बी टू द पावर k+1 के। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए टू द पावर k तो है ही, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए बी टू द पावर k+1। इन दोनों को सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, ए टू द पावर k+1 और यहाँ था बी टू द पावर k+1। हमें मिल गया हमारा RHS। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमने प्रूव कर दिया कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। हर नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक के लिए ट्रू है तो उससे नेक्स्ट के लिए ट्रू है, और 1 के लिए तो ये पक्का ट्रू है, वो हम देख ही चुके हैं। तो ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, 13th क्वेश्चन में इसमें हमें बोल रहे हैं, MCQ है ये तो, और इसमें हमें बोल रहे हैं एक ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इसके एलिमेंट्स हैं, और ए का स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, यानी ए इंटू ए हम करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। तो बताइए इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो करके देख लेते हैं। हमें क्या करना है, ए इंटू ए करना है, और वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा की मल्टीप्लाई करते हैं, ये अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इसी मैट्रिक्स के साथ मिलना क्या चाहिए, हमें मिलना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल पर 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सब 0 हैं। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, यहाँ पर अल्फा इंटू अल्फा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा। अगला क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस माइनस अल्फा बीटा, यानी ये तो 0 ही हो जाएगा। फिर गामा अल्फा प्लस अल्फा गामा, ये भी 0 हो जाएगा।
और गामा बीटा प्लस माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा, तो ये फिर से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। दिस इज इक्वल टू 1 0 0 1। दिस मैट्रिक्स के दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, तो कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करके हमें क्या दिखाई देगा, एक्स स्क्वायर प्लस बीटा गामा किसके इक्वल है, 1 के। एक्स स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, 1 तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है हर जगह, तो -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या मिल जाएगा हमें, 1 हो जाएगा पॉजिटिव, अल्फा स्क्वायर नेगेटिव, बीटा गामा भी नेगेटिव, दिस इज इक्वल टू 0। क्या ये हमें कहीं लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0? हाँ, दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद आते हैं हम 14th क्वेश्चन पर, ये भी MCQ ही है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, एक मैट्रिक्स ए है और वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, जब ए ट्रांसपोज ए के ही इक्वल होता है। तो ये सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक भी है, यानी ए ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव ए के भी इक्वल है। ठीक है, अब इस बात से हमें क्या पता चला, ये अगर पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है, हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ए मैट्रिक्स अपनी नेगेटिव के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, अगर हम दोनों तरफ ए मैट्रिक्स ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, ए प्लस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। ठीक है, तो ए प्लस ए मैट्रिक्स यानी 2A मैट्रिक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनस ए, सेम मैट्रिक्स, नेगेटिव मैट्रिक्स और पॉजिटिव मैट्रिक्स को ऐड करें तो ये बन जाएगी 0 मैट्रिक्स। 2A मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए मैट्रिक्स कैसी रही होगी, 0 मैट्रिक्स ही रही होगी। 0 मैट्रिक्स में ही अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्योंकि सारे एलिमेंट 0 से ही मल्टीप्लाई, सारे एलिमेंट्स ही 0 है, तो 2 इंटू 0 करेंगे तो हर एलिमेंट तब भी 0 ही रहेगा। तो ए हमारे पास कैसी मैट्रिक्स आ गई, ये हमारे पास 0 मैट्रिक्स आ गई। तो कौन सा ऑप्शन, ए कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, 0 मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 15th क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहे हैं, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर करेंगे तो ए ही आएगा। तो i प्लस ए का क्यूब माइनस 7a, ये किसके इक्वल होगा, सॉल्व करके देख लेते हैं। i प्लस ए, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके उसका क्यूब कर रहे हैं और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -7a। तो अब हमें पता है x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। यही हम मैट्रिक्स के केस में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा i क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3ia स्क्वायर प्लस ए क्यूब, और इसमें से सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं 7a। ठीक है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलती है। तो i इंटू आई करेंगे तो वो भी i ही होगा, यानी i का स्क्वायर भी i होगा, और i स्क्वायर इंटू आई करेंगे तब भी क्या रहेगा, वो i स्क्वायर यानी i ही रहेगा। तो i को तो हम कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें उससे हमारे पास क्या आना है, i ही आना है। तो i क्यूब की जगह तो हम i लिख सकते हैं प्लस, अब यहाँ पर क्या है, आई स्क्वायर ए, आई स्क्वायर तो आई ही होगा यानी आई इंटू ए, और किसी भी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स वापस मिलती है। तो आई स्क्वायर ए किसकी इक्वल आ गया, ए के, तो यहाँ बन गया 3a प्लस, यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे बोल रहे हैं ए स्क्वायर, आई ए स्क्वायर है, और ए स्क्वायर हमें ऑलरेडी किसके इक्वल गिवन है, ए के, तो आई स्क्वायर को हम आई इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, और i इंटू ए यानी a, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स मिलती है, तो ये भी क्या हो गया, ये इक्वल हो गया a के। ठीक है, आई स्क्वायर ए भी a के इक्वल हो गया, आई क्यूब आई के इक्वल हो गया, और आई ए स्क्वायर ए के इक्वल हो गया, तो यहाँ बन गया 3a प्लस ए क्यूब। अब ए क्यूब को देखते हैं, तो ए क्यूब का मतलब क्या है, इसका मतलब है ए स्क्वायर में हम ए की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और ए स्क्वायर हमें ऑलरेडी किसके इक्वल गिवन है, ए के इक्वल गिवन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू ए, या ये क्या बन गया, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर ऑलरेडी किसके इक्वल गिवन है, ए के ही इक्वल गिवन है, तो ये ए क्यूब भी किसके इक्वल आ गया, ये भी ए के ही इक्वल आ गया, प्लस ए माइनस 7a, ऐसा हमारे पास कुछ आ गया। तो i प्लस
3a प्लस 3a प्लस a करेंगे तो क्या आ जाएगा 7a माइनस 7a। 7a मैट्रिक्स में से 7a मैट्रिक्स माइनस कर दी तो हमारे पास आ गई जीरो मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स तो किसी में भी ऐड करते हैं तो हमें रीजनल मैट्रिक्स ही मिलती है, तो ये किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही इक्वल आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हमें यहाँ पर सही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी हमें यहाँ पर सही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। और अगर आपको ये जो कुछ हमने किया है उसका नोट्स आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप वीडियो के नीचे जहाँ पर डिस्क्रिप्शन होता है उसका वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करके वहाँ से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।